हाय, वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम BHIC 101 भारत का इतिहास टीच मिनट ऐप पर इग्नू स्टूडेंट्स का बैच चल रहा है। उसी क्लासेस का रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। एसकेएम इंस्टीट्यूट प्राइवेट क्लासेस, इसी इंस्टीट्यूट में मैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। समय की मांग को देखते हुए मैं अपनी क्लासेस और कोर्सेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहा हूं। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन काफ़ी सस्ता है। इसके अलावा काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सकता है। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस क्या है। उनके लिए ये मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं। ये डीएम सर हैं, ये डीएम मैडम और आईपीएस ऑफिसर्स। मैं जिन परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ, उन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बाद इस लेवल तक के पद प्राप्त होंगे। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मेरा एक ऑफ़र है लर्निंग एंड अर्निंग का। यदि आप किसी स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं तो आपको रेफरल अमाउंट दिया जाएगा। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। आईएएस फाउंडेशन कोर्स है और आईएएस एडवांस कोर्स है। आप देख रहे हैं ये फीस है, और जो भी फ़ी पेड होगा, आप किसी एडमिशन किसी स्टूडेंट्स का कराते हैं तो 20% आपको एज अ रेफरल अमाउंट मिलेगा। अपने वर्षों के शिक्षण अनुभव के आधार पर मैंने यह कोर्स तैयार किया है। यह स्मार्ट कोर्स इग्नू के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके मैंने बनाया है। आपने सुना होगा कि आईएएस की तैयारी के लिए 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, पर मेरा ये जो कोर्स है, ये स्मार्ट कोर्स है। इसमें स्मार्ट स्टडी के तहत केवल आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना है डेली डेडिकेशन के साथ, और मैं आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में आपको मैं तैयार करूँगा। भारतीय पुरापाषाण काल के चरण एवं काल निर्धारण। तो भारतीय पुरापाषाण 3 चरणों में विभाजित है। इसमें सबसे पहला है निम्न, फिर उसके बाद मध्य पुरापाषाण और फिर उच्च पुरापाषाण काल आता है। तो निम्न पुरापाषाण जो है उसमें 2 प्रकार के सांस्कृतिक परंपराएं हैं। पहला सोहनियन, इसमें कंकड़ की उपकरण परंपरा है, और दूसरा भारतीय प्रायद्वीपीय कुल्हाड़ी विदारक परंपरा। तो मैं इसे भी समझाता हूँ क्या है ये। जो सोहन नदी के पास की जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, ठीक है, उसे सोहनियन कहा जाता है। ये सोहनियन परंपरा जो है सांस्कृतिक परंपरा, इसमें जो वहाँ के लोग निवासी थे वो कंकड़ से उपकरण बनाया करते थे। और दूसरा है भारतीय प्रायद्वीपीय। जो भारतीय प्रायद्वीपीय में कुल्हाड़ी और विदारक परंपरा थी। कुल्हाड़ी और विदारक ये औजार के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पुरापाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं। इसमें 2 प्रकार के आते हैं पुरातात्विक स्थल। 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मैदानी स्थल होता है, यानी कि अनावृत स्थल जो कि उभर के आए हैं, और दूसरा जो है शेल गुफाएं। तो इन दोनों के नाम से पता चल रहा है कि मैदानी स्थल भारत के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं, और बड़ी बड़ी या बड़ी छोटी नदियों पर या उनके पास तथा पहाड़ी इलाकों की आंतरिक घाटियों या गिरिपाद यानी कि फुट हिल क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है। जो पहाड़ पर्वत है उसके बाद का जो जमीन होती है उससे गिरिपाद कहते हैं, ठीक है। और जो शैल गुफाएं होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जो अवसादित तलछटी यानी सेडिमेंट्री पत्थरों अथवा चट्टानों या जैसे कि बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से ढके होते हैं। इसका जो उदाहरण है समझ लीजिए कि भीमबेटका परिसर है, और आंध्र प्रदेश में कर्नूल की जो गुफाएं हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये उदाहरण के रूप में इसे माना जा सकता है। भारत में निम्न पुरापाषाण काल, इसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे।
सोहनियन सांस्कृतिक परंपरा। इस परंपरा के अस्तित्व को भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 1939 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के टी पैटरसन और येल विश्वविद्यालय के एच.डी. टेरा द्वारा पहचाना गया था। ये जो साइंटिस्ट के नाम है इसे याद रखने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। पर हाँ, सोन नदी पर 5 सोपानों की एक श्रृंखला की पहचान की जो सिंधु जल निकासी प्रणाली का हिस्सा थे। तो ये जो सोन नदी है, ठीक है, सोन नदी या सोहन नदी, इसी के आसपास जो सांस्कृतिक परंपरा थी, बस्तियां थी, उसी को सोहनियन सांस्कृतिक परंपरा कहा जाता है। ये जो मैप है इसे ध्यान से देखिए। ये पुरापाषाण काल के यानी निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल के जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसके ये मैपिंग है। इसमें देखेंगे ये सिंधु नदी है, फिर ये साबरमती नदी, चंबल नदी, ठीक है, ये लूनी नदी और ये गंगा, फिर महानदी और ये नर्मदा है, गोदावरी है, ठीक है। ये जो भीमबेटका इसमें बहुत डिटेल में दिया गया है इस चैप्टर में, जो जिसकी बात की गई ये वो नर्मदा नदी के पास है। और फिर उसी तरफ गोदावरी है। तो ये सभी नदियों के पास ही सब पहले जो मानव बस्तियाँ बसती थी और उसी के आसपास जो खुदाई में हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये कावेरी नदी है इस तरह से। इसके अलावा जो औजार थे उस समय के, मैं उन्हें भी उसकी भी जो आपकी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में जो पिक्चर्स दे रखे हैं उसे भी मैं दिखाता हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। ये प्रारंभिक सोन परंपरा के औजार हैं। आप देखिए कितने मतलब ये फ्लैक्स में है, ठीक है, और किनारे से नोकीले हैं लेकिन उतने शार्प नहीं हैं, और ये चौड़े पत्थर के हैं। इसके बाद जो है, इसके अलावा ये देखिए आप जो ये पिक्चर्स देख रहे हैं, ये निम्न पुरापाषाण काल के कंकड़ से बने उपकरण है। ये कंकड़ जो है पत्थर से छोटे होते हैं, तो इसलिए इनके आकार जो है छोटे छोटे हैं, ठीक है। ये कंकड़ से बने औजार हैं। तो ये सोन परंपरा में इसे दिखाया गया था। तो भारत में निम्न पुरापाषाण काल के कंकड़ से बने उपकरण कहाँ कहाँ मिले? नित्तूर में मिले हैं जो कर्नाटक में है, जैसलमेर के पोखरण मार्ग में, और राजस्थान यानी कि सिरसा घाटी, हरियाणा के महादेव और पिपरिया मध्य प्रदेश में ये सभी कंकड़ से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। अलावा भारतीय प्राच्य इतिहास में सोन संस्कृति एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सीमा के भारतीय भाग से कंकड़ के बने उपकरणों के जमावड़े, जैसे कि अभी दिखाया मैंने, हरियाणा में सिरसा और घग्गर की घाटियों में, हिमाचल प्रदेश की व्यास और बाणगंगा घाटियों में, और शिवालिक पर्वतों की अग्र श्रृंखला पर बसे होशियारपुर चंडीगढ़ वृत्तखंड में ये ऐसे उपकरण जो है कंकड़ वाले सोन संस्कृति के, ये हमें प्राप्त हुए हैं। इसीलिए सोन संस्कृति एक महत्वपूर्ण बिंदु है भारतीय प्राच्य इतिहास के संदर्भ में। तो हमने सोन परंपरा जो कि या सोहन परंपरा सांस्कृतिक परंपरा के को भी हमने देखा। उसमें विभिन्न प्रकार के जो औजार थे, उस समय के जो उपकरण थे बनाए जाते थे, उसको हमने देखा। इसके अलावा जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, उससे भी हमने देखा। अब अशूलियन सांस्कृतिक परंपरा। अशूलियन शब्द का प्रयोग कुल्हाड़ियों तथा विदारकों के रूप में उन्नत और तेजी से बढ़ते सममिति और सममिति सिमेट्रिकल आकारों को दर्शाते औजारों के जमावड़े के लिए किया गया है। अभी जो हमने सोन परंपरा, सोन सांस्कृतिक परंपरा के जो औजार देखे थे वो इतने सिमेट्रिकल नहीं थे, ठीक है, और कंकड़ से बने औजार थे, पत्थर से बने औजार थे। तो ये जो अशूलियन शब्द है, ये उस प्रकार के जो हमें औजार प्राप्त हुए हैं जो पुरातात्विक औजार जो साक्ष्य के तौर पर, तो उनके जो इसमें देखा गया कि जो कुल्हाड़ियों और विदारकों के जो उन्नत रूप थे उसमें तेज़ी से विकास होता चला गया, और ये सिमेट्रिकल आकार के होते थे, ठीक है। और ये जो उपकरण बनाने के लिए क्वार्टाइज का अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, इसका उपयोग, ठीक है। ये काफ़ी कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ था जिससे उपकरण बनाए जाते थे।
परंतु जहाँ पर ये उपलब्ध नहीं था वहाँ पे चूना पत्थर और या डोलराइट या असिताश में, यानी कि जिसे बासाल्ट बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये देखिए अशूलियन परंपरा के ये उपकरण है, काफ़ी ठोस है। मैं इसे और बाकी जो है इसे दिखा देता हूँ। ईसमपुर कर्नाटक से प्राप्त निम्न अशूलियन पुराशेष। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं जो अशूलियन सांस्कृतिक परंपरा के हैं। ये शार्प और ठोस हुआ करते थे। ठीक है, काफ़ी अलग अलग इसमें थोड़ा सिमेट्रिकल रूप से इसको बनाया गया था। ये अलग अलग उपकरण है, काटने को के लिए, छेद करने के लिए, पीसने के लिए, ठीक है, और तोड़ने के लिए इन औजारों का उपयोग किया जाता था। और जो अशूलियन परंपरा के जो स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो इस तरह के हैं। तो ये पत्थर के उपकरण हमें क्या बताते हैं? ये प्रमुख साक्ष्य है जिनके माध्यम से प्रागैतिहासिक लोगों के रहन सहन को समझा जा सकता है। पुरातत्वविद इन पत्थरों के उपकरणों को परिभाषित करने के लिए निश्चित शब्दावली का प्रयोग करते हैं। यदि किसी बड़े पत्थर को जानबूझकर एक या अधिक भागों में तोड़ा जाता है तो सबसे बड़े हिस्से को मूल पत्थर कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कोर बोलते हैं। और इनसे बने उपकरण को मूल पाषाण उपकरण यानी कि कोर टूल्स कहा जाता है। मूल चट्टान से तोड़कर अलग किए गए छोटे छोटे टुकड़ों को परत यानी कि फ्लेक्स कहा जाता है और इससे बने उपकरणों के परत उपकरण यानी फ्लेक्स टूल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रमुख साक्ष्य है उपकरण, पत्थर के जो उपकरण हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल था। अब आइए देख लेते हैं कि जो समय काल है उसके संदर्भ में समय के विभिन्न चरण, यानी कि जब निम्न पूरा पाषाण काल की बात हो रही है तब यह 6 लाख से 1.5 लाख वर्ष बिफोर प्रेजेंट का ये काल होता है। ठीक है, और जब मध्य पूरा पाषाण की बात करते हैं तो ये 1,65,000 से 31,000 वर्ष बिफोर प्रेजेंट टाइम। अब यहाँ पे जो एंड टाइम है निम्न पूरा पाषाण काल का वो है 1,50,000, लेकिन यहाँ पे मध्य पूरा पाषाण का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1,65,000 है। ठीक है, और ये इसलिए है क्योंकि कुछ समय जो होता है ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसलिए इसे इसमें 15,000 वर्ष और जोड़ दिया गया है। इसी तरह जो उच्च पूरा पाषाण काल है वह 40,000 वर्ष से 12,000 वर्ष बिफोर प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, तो ये हमने जो समय के विभिन्न चरण थे वो कितने समय का था ये हमने देखा, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब हमें देखना है कि जो महत्वपूर्ण स्थल थे पूरा पाषाण काल के वो कौन कौन से थे। That's it for today. Thank you very much.